अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम 2 सोर्सेज पढ़ चुके हैं जिसमें कोल एंड नेचुरल गैस है। आज जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट सोर्स पढ़ेंगे, दैट इज़ अ पेट्रोलियम। और ये आपको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था जब हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये एज अ एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपके पास आता है और इसमें से जो चंद एक पॉइंट है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन हेडिंग कौन सी है इस क्वेश्चन की, दैट इज़ अ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कोल, सेकंड वन हमारे पास नेचुरल गैस एंड थर्ड वन इज अ पेट्रोलियम। फर्स्ट 2 पॉइंट जो है वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ पेट्रोलियम। अब हम ये देखेंगे कि क्या पेट्रोलियम क्या चीज़ है, पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या है, पेट्रोलियम बनती किस तरह से है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन हेडिंग देते हैं, दैट इज़ अ पेट्रोलियम। ठीक है जी। तो पेट्रोलियम एक्चुअल में होता क्या है। पेट्रोलियम का जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रो का मतलब क्या होता है, पेट्रो मीन है रॉक, और लियम किसको कहते हैं, ऑयल का नाम देते हैं। ठीक है, लियम का मतलब क्या है, ऑयल। इसे पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये रॉक से हमें मिलता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, रॉक ऑयल का नाम देते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज मिनरल ऑयल। क्योंकि ये रॉक से मिलता है इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, मिनरल ऑयल का भी नाम दिया जाता है। और जो मिनरल ऑयल होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होता है। और मिनरल ऑयल को जब रिफाइंड कर दिया जाता है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ द मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। इट्स मीन कि जो रॉक ऑयल होता है हमारे पास या मिनरल ऑयल होता है वो हमारे पास अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, मीन वो क्लीन नहीं होता, वो एक ब्लैकिश लिक्विड की फॉर्म में होता है। उसको जब क्लीन कर दिया जाता है तो जो हमारे पास फॉर्म आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ पेट्रोलियम। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 पॉइंट्स में ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन क्या है, मैं यहाँ पे ड्रा जस्ट एक की पॉइंट्स मेंशन करूँगी कि ओरिजिन हम इस तरह से मेंशन करते हैं, जैसे जस्ट सपोज हमारे पास क्या है, एनिमल या फिर प्लांट रिमेन्स। एनिमल और प्लांट रिमेन्स जब ये क्या हो जाते हैं, बरीड इनसाइड अर्थ, बरीड इन अर्थ। जब वो अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं तो उनमें कौन सी डिकम्पोजिशन होती है, दे अंडरगो बैक्टीरियल या केमिकल डिकम्पोजिशन। उनमें बैक्टीरिया की वजह से जो तोड़फोड़ होती है उसके नतीजे में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। कोल से फर्दर किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस। और गैस से किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें कौन सी कन्वर्जन आती है, इसमें कन्वर्जन आ जाती है दैट इज ऑयल। ठीक है, इस ऑयल को क्या नाम दिया जाता है, दिस ऑयल इज कॉल्ड एज अ पेट्रोलियम। यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ, अभी हमने एक पॉइंट मेंशन किया है कि ऑयल बनता है। अगर इसी को थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो ऑयल होता है इस ऑयल को क्या नाम दिया जाता है, क्रूड ऑयल का नाम दिया जाता है। अब क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल इज अ ब्लैकिश लिक्विड। ठीक है, क्रूड को हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इम्प्योर होती है ना, खाली शक्ल जो होती है उसकी, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रूड ऑयल की। जो जैसे जस्ट लाइक रॉक्स के अंदर जो एक ब्लैकिश लिक्विड होता है जो डीकम्पोजिशन से, गलने सड़ने की वजह से जो बन जाता है, एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्रूड ऑयल का नाम दे देते हैं। इट इज़ अ ब्लैकिश लिक्विड। और इस ब्लैकिश लिक्विड को कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, बार बार रिफाइन किया जाता है। फिर जो हमारे पास कंपोजिशन आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम का नाम देते हैं।
अब यहाँ तक हमने सिर्फ ये मेंशन किया है कि हमारे पास पेट्रोलियम एक्चुअली में है क्या, फिर हमने मेंशन किया इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन में हमने ये रिप्रेजेंट किया कि जो एनिमल और प्लांट रिमेन्स होते हैं जब वो अर्थ क्रस्ट में बरीड हो जाते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, फिर वो कन्वर्ट किस में होते हैं, कोल में, कोल से कन्वर्जन होती है नेचुरल गैस में, और नेचुरल गैस के बाद कन्वर्जन किस में हो जाती है, ऑयल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। इसको हमने आगे कंटिन्यू किया कि ऑयल से क्रूड ऑयल में, और क्रूड ऑयल हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैकिश लिक्विड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज अ टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन fractional distillation is a technique in which liquid mixture, कौन सा लिक्विड मिक्सचर, मैं ब्रैकेट में मेंशन करती हूँ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास ब्लैकिश लिक्विड होता है, इन विच अ लिक्विड मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू its different fractions on the basis of boiling point। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई कि क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन की जाएगी, डिस्टिलेशन मीन क्या है, सेपरेशन की जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ऑयल है ये अपनी डिफरेंट फ्रैक्शन, मतलब अपने डिफरेंट हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये किस बेस पे डिवाइड होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कि मीन जब हम बॉयल करेंगे इसको, जैसे जस्ट लाइक आपके पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हम यहाँ पे एक जस्ट मेंशन कर दें कि ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे इसकी जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं वो क्या होती जाएंगी, सेपरेट होती जाएंगी। अब अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शन सेपरेट होती जाएंगी, तो ये अगर मैं इधर यहाँ पे राइट करूँ कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में क्या फ्रैक्शंस आती हैं, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस मीन कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जस्ट सपोज फ्रैक्शन में जब क्रूड ऑयल को बॉयल किया जाएगा तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, नेचुरल गैस की कंपोजिशन आएगी, नेचुरल गैस ऑब्टेन होगी। नेचुरल गैस के अलावा हम मेंशन करते हैं ईथर, इसको पेट्रोलियम ईथर का भी नाम देते हैं, पेट्रोलियम ईथर भी मिलेगा हमें। इसके अलावा हम मेंशन करते हैं नेफ्था, नेफ्था की कंपोजिशन भी होगी। फिर एक कंपोजिशन और जो फ्रैक्शन आएगी वो किसकी आएगी, गैसोलीन की आएगी। गैसोलीन के अलावा केरोसिन ऑयल, और इसके अलावा ऐसी बहुत सी फ्रैक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। अब अगर हम देखते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो कितने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। कि नेचुरल गैस जो है वो जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करेगा तो जो सबसे पहला पोर्शन हमें क्रूड ऑयल से मिलेगा वो किस चीज़ का होगा, नेचुरल गैस का। और जब बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंचेगा तो हमें कंपोजिशन किसकी मिलेगी, ईथर की। और अब अगर हम नेफ्था की बात करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तक हमें ईथर मिल गया। अब अगर हम बात करते हैं 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर 60 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, नेफ्था की मिलेगी। और अब अगर फर्दर हम बात करते हैं गैसोलीन की, तो गैसोलीन की बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या होती है, 40 टू 220 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जब टेम्परेचर 40 टू 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो जो हमें कंपोजिशन मिलेगी, जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो कौन सी होगी, गैसोलीन की होगी। एंड नेक्स्ट वन जो हमने मेंशन किया केरोसिन, केरोसिन की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है वो 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस। मीन इस बॉइलिंग पॉइंट रेंज में हमें किसकी कंपोजिशन मिलेगी, केरोसिन ऑयल की। तो यहाँ पे मैंने चंद एक फ्रैक्शंस आपको मेंशन की, इसके अलावा भी एक दो हमारे पास फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास
डीजल ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाती है, पैराफिन आ जाती है, पेट्रोलियम कोक आ जाती है, तो वो भी आपके पास है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 फ्रैक्शंस मेंशन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके कंपोजिशन की, कंपोजिशन मीन कि जो हमारे पास नेचुरल गैस है वो मेजरली किस पे कंसिस्ट करती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मेंशन किया था कि जो नेचुरल गैस है वो मेजरली किस पे कंसिस्ट करती है, मीथेन पे। मीथेन से लेके इसमें कहाँ तक कार्बन होते हैं, ब्यूटेन, C4H10 तक। अब अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में हमारे पास कितने कार्बन की रेंज होती है, यहाँ पे C5H12 से C6H14। 5 कार्बन वाले को पेंटेन का नाम दिया जाता है, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन का नाम दिया जाता है। तो मीन नेचुरल गैस में 1 कार्बन से 4 तक कार्बन होते हैं, ईथर में 5 to 6 कार्बन होते हैं, मतलब इसमें पेंटेन भी हो सकता है, इसमें हेक्सेन भी हो सकता है। अब अगर हम नेफ्था की बात करते हैं तो नेफ्था में हमारे पास जो कंपोजिशन होती है कार्बन की वो कितनी हो सकती है, C6H14 मीन हेक्सेन, और इसके अलावा हेप्टेन C7H16। तो नेफ्था में क्या कंपोजिशन होती है, नेफ्था की जो कंपोजिशन होती है वो हेक्सेन और हेप्टेन पे कंसिस्ट करती है। अब अगर हम गैसोलीन की बात करते हैं तो गैसोलीन में कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होती है, गैसोलीन में जो मेजरली कंसिस्ट करते हैं C6H14 से C8H18, मतलब हेक्सेन से ऑक्टेन तक के जो मेंबर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन वो उसमें कंसिस्ट कर रहे होते हैं, किसमें, गैसोलीन में। और जो मैंने लास्ट फ्रैक्शन मेंशन की है कैरोसिन की, तो कैरोसिन की जो कंपोजिशन होती है वो मेजरली किस पे कंसिस्ट करती है, इसमें C6 से, बल्कि ऑक्टेन से C8H18 से C14 H30 तक के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट फ्रैक्शन की डिफरेंट कंपोजिशन मेंशन की कि नेचुरल गैस में 1 to 4 कार्बन होते हैं, ईथर में 5 to 6 कार्बन होते हैं, नेफ्था में 6 to 7 कार्बन होते हैं, गैसोलीन में 6 to 8 कार्बन होते हैं, और कैरोसिन में 8 to 14 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो पूरी तरह क्लियर हो चुकी है कि जो पेट्रोलियम है ये मेजरली किस पे कंसिस्ट करती है, ये मेजरली अल्केन्स पे कंसिस्ट करती है। अल्केन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम के दरमियान क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन की क्लास है हमारे पास एल्केन्स, जिसमें मैंने अभी इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज बताया और इनकी कंपोजिशन के बारे में बताया। अब अगर हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो नेचुरल गैस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। इसके अलावा जो ईथर होता है इसको डिफरेंट रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अब अगर हम नेफ्था की बात करते हैं, नेफ्था भी एज अ सॉल्वेंट या फिर हम इसको कहते हैं डिफरेंट रिएक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है जी। अब अगर हम गैसोलीन की बात करते हैं तो गैसोलीन का क्या यूज़ होता है, गैसोलीन इज़ आल्सो यूज एज अ हीटिंग फ्यूल, मतलब जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट वन जो हमारे पास मेंशन है, जहाँ मैंने मेंशन किया है कैरोसिन, तो कैरोसिन किसके तौर पे, बल्कि मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ गैसोलीन जो यूज़ होता है, कैरोसिन ऑयल हमारे पास हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, और जो गैसोलीन है, गैसोलीन का मैं यूज़ यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एज अ मोटर फ्यूल हमारे पास यूज़ होता है। ये इन डिफरेंट फ्रैक्शन के यूजेस हैं, और कुछ जो नेक्स्ट फ्रैक्शंस हैं वो आप अपनी सिलेबस टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। आपको मैक्सिमम 3 से 4 फ्रैक्शंस और हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि पेट्रोलियम एक्चुअल में क्या होती है। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ मिनरल ऑयल। और ये मतलब मिनरल ऑयल जो होता है, इसकी मिनरल ऑयल की जो रिफाइंड फॉर्म होती है, मीन एक बिल्कुल प्योर साफ़ की हुई फॉर्म होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम का। ओरिजिन क्या होता है, एनिमल और प्लांट रिमेन जो होते हैं वो इसका ओरिजिन होते हैं। जब वो अर्थ में बरीड हो जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज, मतलब अर्थ में बरीड हो जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर क्या होता जाता है, उन पे इंक्रीज होता जाता है, और उनमें बैक्टीरियल केमिकल डिकम्पोजिशन से वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कोल में, देन गैस में, जिसे नेचुरल गैस कहते हैं। फिर वो लास्ट जो उसकी फॉर्म आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑयल का नाम देते हैं। ठीक है जी। और ये जो ऑयल होता है ये किस फॉर्म में होता है, क्रूड फॉर्म में होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है, ये एक ब्लैकिश लिक्विड होता है। इस ब्लैकिश लिक्विड की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमारे पास क्या आती है, डिफरेंट फ्रैक्शन आती है, जिनमें से एक पेट्रोलियम भी होती है।
ठीक है जी। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो जस्ट लाइक हम मेंशन कर सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिक्विड मिक्सचर जो कि क्रूड ऑयल है उसको सेपरेट किया जाता है इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस मीन इसके डिफरेंट पार्ट्स में, इसके डिफरेंट पोर्शंस में, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो होता है उसमें ये डिफरेंट फ्रैक्शंस अवेलेबल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो डिस्टिलेशन होती है, जो सेपरेशन होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एयर में जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, मींस कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो और हीटिंग के ज़रिए सेपरेशन की जाती है, उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, और बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पे जो सेपरेशन की जाती है उसे क्या नाम दिया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फिर हमने मेंशन किया कि इस क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन से जो फ्रैक्शंस आती हैं उनमें से चंद एक फ्रैक्शंस मैंने मेंशन की, जिसमें नेचुरल गैस, ईथर, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था, गैसोलीन और कैरोसिन को मेंशन किया। इनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज को मेंशन किया कि कितने बॉइलिंग पॉइंट पे कौन सी सेपरेशन होगी। इनकी कंपोजिशन को मेंशन किया कि किस कंपोनेंट में, किस फ्रैक्शन में कितने कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। फिर इनके यूजेस हैं कि जो नेचुरल गैस है एज अ फ्यूल है, ये एज अ पेट्रोलियम ईथर एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास दैट इज एज अ सॉल्वेंट या रॉ मटेरियल यूज होता है। गैसोलीन एज अ मोटर फ्यूल, एंड लास्ट वन हमने मेंशन किया कैरोसिन किसके तौर पे यूज होता है? एज अ हीटिंग फ्यूल। और अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसकी कितनी रिफाइनरी मतलब क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑयल रिफाइनरीज जो है वो काम कर रही हैं, जिसमें से एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो रावलपिंडी में है, 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में है, और एक जो है वो मुल्तान में वर्किंग कर रही है। यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।